सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी सुन लो, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RVNL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में RVNL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखी थी। फोकस में रहने का रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। 4% के आसपास की गिरावट आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी में देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी के Q1 से जो मार्केट उम्मीद कर रही थी उस उम्मीद के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है Q1 का, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रफली 40% के आसपास गिरता हुआ नजर आया और कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी हमें कुछ खास ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिले। उसमें भी 4.6% के आसपास की गिरावट ही हमें देखने को मिली। अब देखो दोस्तों, RVNL की बात करें तो पिछले एक साल में अगर इस कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ का नंबर देखोगे तो वो ग्रोथ छोड़ो, डी ग्रोथ का नंबर देखो, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 18% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। अब इस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की। वो इसलिए क्योंकि कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के जो मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा है। फिलहाल 68-70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और ऑर्डर बुक का साइज़ है 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का। कंपनी काम करती है मेट्रो में, कंपनी काम करती है रेलवे में, और उसके अलावा कंपनी ने काफ़ी सारे ओवरसीज प्रोजेक्ट भी ले रखा है। अब इतने सारे ऑर्डर्स होने के बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट्स अगर ग्रो ना करें तो इन्वेस्टर्स की जो मोरल है वो ऑब्वियस सी बात है डाउन होगी ही। और जो Q1 की अर्निंग्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट 40% से गिरता हुआ दिखा, इसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसकी परफॉर्मेंस भी हमें खराब विटनेस करने को मिला। अब देखो ये सारी चीज़ें जब हो गई हैं, ऑर्डर की बात हम कर ही रहे हैं, तो एक और ऑर्डर की न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ ये है दोस्तों कि RVNL को 179 करोड़ का एक अनदर ऑर्डर मिला है। अब ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली रहने वाला है टेलीकॉम वर्क के लिए, उसके अलावा सिग्नलिंग के लिए भी कंपनी काम करने वाली है। बट ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो मिला किससे है, तो एक और रेलवे सेक्टर की बड़ी कंपनी है जिसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल। उनके तरफ से कंपनी को 179 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको अच्छी न्यूज़ तो हम बोल सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्डर गेन करना ठीक है, अच्छी बात है, बिजनेस के लिए अच्छी बात है वो, बट ऑर्डर की टाइमली एग्जीक्यूशन करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइमली एग्जीक्यूशन अगर आप करोगे तो आपके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ में डबल डिजिट की ग्रोथ हम विटनेस करेंगे, बट वो हम नहीं देख पा रहे हैं एक लंबे टाइम फ्रेम से। इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स को हर बार रहती है, बट वो चीज़ कंपनी रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो इसी वजह से लगातार अर्निंग्स के बाद इस कंपनी की परफॉर्मेंस वीक रही है, और पिछले एक साल में लगभग 42% के आसपास की गिरावट भी इस कंपनी में देखने को मिली है। बाकी देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ हमें कब से देखने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है कब से देखने को मिलेगा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BEML। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने प्रपोजल रखा था स्प्लिट का। प्रपोजल बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो चुका है। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। इसका मतलब एक शेयर के बदले कंपनी 2 इक्विटी शेयर एक्स्ट्रा देगी अपने इन्वेस्टर्स को स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मैज़गॉन की जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट डिसअपॉइंटिंग रही है।
52 वीक हाई से देखोगे तो 28% के आसपास की गिरावट इस कंपनी में देखने को मिलेगी। अब इस गिरावट का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स को दे सकते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू 21% से ग्रो हुआ है, बट वही प्रॉफिट ग्रोथ आपको नेगेटिव देखने को मिली है। अब ये इसलिए हो पाया है क्योंकि कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में लगातार एक ही प्रॉब्लम हमें रिपोर्ट करती हुई दिखी है। लास्ट 2 क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जब देखोगे आप, तो वहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो एक क्वार्टर में 2% करा है, तो दूसरे क्वार्टर में 11% करा है। मतलब ग्रोथ तो कंपनी ने दिखाया है, बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स हमें वैसा ग्रो करता हुआ देखने को नहीं मिला है। वो क्यों? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने अपने खर्च में 1000 करोड़ एक्स्ट्रा दिखाया है। क्वार्टर बोल सकते हैं 4 में कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास का प्रोविज़न हटाया था, जिसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि वन टाइम प्रोविज़न है, अगले क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें 800 करोड़ के आसपास दिख सकती थी, वो 325 करोड़ देखने को मिला था, जो कि इन्वेस्टर को बिल्कुल भी पसंद आया नहीं था। बट ठीक है, फिर इन्वेस्टर ने उम्मीद किया चलो ये चीज़ क्वार्टर 1 में नहीं दिखेगा, तो क्वार्टर 1 में कंपनी प्रॉफिट अच्छा दिखाएगी हमें। और क्वार्टर 1 में भी कंपनी ने लगभग प्रोविज़न का 500 करोड़ रुपये एक्सपेंस में दिखाया है, जिसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस क्वार्टर में भी 850 से लेकर 900 करोड़ तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता था, बट इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट अगर देखोगे तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा कम रहा। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसमें अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। और उस गिरावट की वजह से इसका जो करंट पेग रेशो है वो अभी हमें 0.88 का देखने को मिल रहा है। पेग रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो, मतलब फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है। मतलब ये रेशो हमें दिखाता है कि प्राइस टू अर्निंग महंगा है या फिर सस्ता है। ठीक है, अगर पेग रेशो 1 से ज़्यादा होता है किसी कंपनी का तो बोला जाता है फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। और अभी के टाइम पे देखोगे पिछले कुछ टाइम में जो लगातार गिरावट दिखी है, उस गिरावट की वजह से इसका पेग रेशो जो है वो 0.88 पे आ चुका है, यानी कि फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यूएशन जो है वो उतना महंगा हम इस कंपनी का नहीं बोल सकते, इनफैक्ट सस्ता बोल सकते हैं या फिर अंडर वैल्यू टाइप बोल सकते हैं। बाकी इसको कोई रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा की बेसिस पे बताई है, तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। और इस कंपनी का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक चेंजेस हमें देखने को मिली, जहाँ पर FIs और DIs दोनों ने अपने स्टेक इंक्रीज़ किए हैं इस कंपनी में। वो इसीलिए क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने OFS लाया था, आगे भी कंपनी OFS लाती हुई दिख सकती है, क्योंकि अभी कंपनी का OFS के बावजूद 81.22% स्टेक जो है वो प्रोमोटर के पास है। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% होना चाहिए। तो आगे चलकर हमें OFS और भी इस कंपनी में इंट्रोड्यूस होती हुई दिख सकती है। वो कब होगी वो हमें आने वाले कल में ही दिखेगा, बट अभी के टाइम पे कोई डेट फाइनलाइज हुआ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी कौन सी है भाई? दीपक नाइट्राइट लिमिटेड है। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ में ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो, या फिर पिन कमेंट के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। तो देखो, दीपक नाइट्राइट ने भी अपने क्वार्टर 1 में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर रिपोर्ट किया। एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी से कुछ खास थी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मार्केट उम्मीद कर रही थी कि नंबर्स हमें अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा था। अब मार्केट खुद कम उम्मीद करके चल रही है और वहाँ पर कंपनी और डिसअपॉइंटिंग नंबर रिपोर्ट कर दे, तब इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते हैं। क्योंकि क्वार्टर 1 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें 45% से गिरता हुआ नजर आया, रेवेन्यू में भी गिरावट दिखी, और साथ में कंपनी के जो मार्जिन है उसमें भी गिरावट देखने को मिली। इबिट्टा भी हमें 38.8% से गिरता हुआ नजर आया, और कंपनी की इबिट्टा जो मार्जिन है वो हमें बोल सकते हैं लगभग 10% तक आती हुई देखने को मिली है। पिछले साल क्वार्टर 1 में लगभग वो 14% के आसपास था। तो हर पैरामीटर पे दीपक नाइट्राइट ने डिसअपॉइंटिंग नंबर रिपोर्ट किया, और इन सारी चीज़ों की वजह से लास्ट डे का परफॉर्मेंस दीपक नाइट्राइट का हमने कुछ खास अच्छा देखा नहीं। बट एक चीज़ आप थोड़ा नोट कर सकते हो, देखो पिछले कुछ टाइम में क्या है कि जितनी भी केमिकल कंपनीज हैं, चाहे दीपक नाइट्राइट हो या फिर बाकी केमिकल कंपनीज हो, सभी ने नंबर खराब रिपोर्ट किए हैं। तो यहाँ पर किसी एक कंपनी को क्रिटिसाइज़ करने मत बैठ जाना है, यहाँ पर एनालिसिस करना है तो कंपनी के एनालिसिस नहीं, सेक्टर के एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसको तो देखना ज़रूरी है ही, बट सेक्टर एनालिसिस यहाँ पर ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर के ही नंबर आपको ख़राब देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे टाइम पे जब मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी हुई है और वहाँ पर किसी कंपनी के नंबर ख़राब हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर सेलिंग आने से
कोई रोक नहीं सकता। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें डेटा की बेसिस पे मैंने बताई है, तो इसके बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।